हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो हमारा क्लास 10th है, क्लास 10th, उस क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने अभी तक के जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो बच्चों, इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम चल रहे हैं बच्चों आगे की ओर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जो है हमारा पोषण है, उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमने कुछ चर्चा इससे जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ चर्चा की थी पोषण के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो क्या कहती है पोषण के बारे में। ठीक, तो पोषण, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हों, टहल रहे हों, ऐसे ही घूम रहे हैं और साइकिल की सवारी करते हैं, तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी कार्य हो, हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, यानी कोई हम काम नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुल मिला के बात यह है बच्चों कि हम कोई स्पेशल काम कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, यहाँ तक कि हम कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे शरीर में कई सारी जो क्रियाएं हैं, पोषण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, वहन की क्रिया है, इन सब क्रियाओं के लिए बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की अगर आवश्यकता होती है तो फिर हमें ऊर्जा चाहिए। और कहाँ से मिलेगा बच्चों ऊर्जा? तो हमें ऊर्जा मिलती है बच्चों भोजन से। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है बच्चों, विकास हो रहा है, और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इन सब के लिए भी हमें बाहर से कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह ऊर्जा का स्रोत या पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। बस इतनी सी बात याद करनी। हमें किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं? तो भोजन से करते हैं। तो यहाँ पर भोजन की परिभाषा भी आई है कि वे पदार्थ जो है जिन्हें हम खाते हैं या जो हम खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? भोजन कहते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो सजीव हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? भाई, कैसे सजीव जो हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं या कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो सजीव हैं वो अपना भोजन दो तरीके से ले सकते हैं। दो तरीके। पहला कौन सा होता है बच्चों? स्वपोषी। पहला तरीका स्वपोषी या स्वपोषण कह दीजिए। पहला तरीका हो जाएगा बच्चों अपने पास स्वपोषण, और दूसरा जो तरीका है वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास विषम पोषण। तो जीव दो प्रकार के, स्वपोषी भी और दूसरा हो जाएगा विषम पोषी। तो आइए कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। ऊर्जा की सबको आवश्यकता होती है और कच्चे पदार्थों के रूप में भी हमें सबको आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता जो है वो समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। सबको एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी कैसे लेंगे, कच्चे पदार्थ कैसे लेंगे, ये सब में जो है वो सभी प्राणियों में अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। कैसे, आगे देखते हैं। कुछ जीव, अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है बच्चों, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अकार्बनिक स्रोतों से, कार्बनिक स्रोत नहीं बच्चों, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी कि कुछ जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो CO2 को और H2O को ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, सरल पदार्थ हैं ये। सरल पदार्थ उन्हें कहेंगे जिनको मिलाकर हम क्या करेंगे बच्चों? किसी अन्य जटिल पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो जटिल पदार्थ का निर्माण करने के लिए जिन सरल पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको हम कहेंगे बच्चों सरल पदार्थ। ये जीव स्वपोषी हैं। ये जीव कौन है बच्चों? स्वपोषी। कौन से जीव?
जो कि CO2 ले रहे हैं और H2O ले रहे हैं, ये स्वपोषी हैं, जिनमें अब एग्जाम्पल क्या है, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। तो पहला मैंने क्या कहा बच्चों, दो तरीके से हैं जो सजीव अपना भोजन ले सकते हैं, एक तो होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी कौन है बच्चों, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्वपोषी। और अगर परिभाषा पूछे कि स्वपोषी पोषण क्या है या स्वपोषण किसे कहते हैं, तो हम देंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, किसकी सहायता से बच्चों, CO2 और H2O। तो यानी कि ये क्या है बच्चे, ये या तो कह दीजिए सरल पदार्थ हैं या फिर कह दीजिए कच्चे पदार्थ हैं। एग्जाम्पल सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। अन्य जीव जो हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये तो सरल पदार्थों का यूज करते हैं बच्चों, ये तो किसका करते हैं, सरल पदार्थों का यूज करते हैं। कुछ ऐसे हैं बच्चों जो जटिल पदार्थों का यूज करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। यदि हम जटिल पदार्थ खाते हैं तो उसको सरल में बदलना पड़ेगा बच्चों। पहले भाई ये तो सरल ले रहे थे, जटिल में बदल रहे थे स्वपोषी, लेकिन हम क्या करते हैं, उस जटिल पदार्थ को खाते हैं और उसको सरल में बदलते हैं, यानी पाचन तंत्र ये काम हमारा करेगा। तो खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, ताकि इसको आगे हम यूज कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जो हैं वो जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। अब इसको मतलब भाई हम क्या कह रहे हैं बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि जटिल पदार्थ हैं हम जो खाते हैं उन्हें सरल पदार्थ में तोड़ना पड़ेगा, और ये जो क्रिया है ये किसकी उपस्थिति में होगा बच्चों, जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये लिखा है बच्चों, या इसको कहूँगा मैं एंजाइम। जैव जो उत्प्रेरक है इसको मैं क्या कह दूंगा बच्चों, इसको कहते हैं एंजाइम प्रकरण हिंदी में। तो ये आ गया बच्चे एंजाइम। तो इन्हें इसे प्राप्त करने के लिए जो जीव है वो जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक, ये जंतु है और जो कवक है इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो मतलब इसके एग्जाम्पल हमारे पास कितने हैं बच्चों, दो। एक तो सभी हरे पौधे और दूसरा कौन आया बच्चों इसका, जीवाणु। ठीक है, और इसमें कौन आया, जंतु और कवक। तो विषमपोषी में जंतु और कवक। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बुक लेके पढ़ें, समझने की कोशिश करें। कुछ पदार्थ, कुछ जीव ऐसे हैं जो सरल पदार्थों को लेते हैं, जटिल में बदलते हैं, और हम ऐसे प्राणी हैं जटिल, जो कि जटिल पदार्थों को खाते हैं और सरल पदार्थ में बदलते हैं। किसके द्वारा बदला जाएगा, तो वो है एंजाइम, यानी कि जैव उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले वही हम बात करेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण क्या है, इतना पैराग्राफ है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है बच्चों वो है हमारे पास स्वपोषी पोषण। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो स्वपोषी जीव हैं वो कार्बन की और जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है ना बच्चों, वो किससे पूरी करेगी, प्रकाश संश्लेषण से। यानी कि जो स्वपोषी जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना अपना भोजन नहीं बना सकती। तो जो ऊर्जा मिलेगी और जो कार्बन मिलेगा वो प्रकाश संश्लेषण से मिलेगा। जो कार्बन और ऊर्जा मिलेगी वो पौधों को या स्वपोषी जीवों को कहाँ से मिलेगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाएंगे। यह वह प्रक्रम है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आ रही है बच्चों, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में, पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। कुल मिला के बात यह है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें बाहर से लिए गए पदार्थों को लेकर, बाहर से जो पदार्थ लिए जा रहे हैं उनको लेगा और लेकर उनको एक ऊर्जा में बदल देगा, जिसे हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, या हम कह सकते हैं संचित ऊर्जा। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। ये देखिए, सबसे पहले स्वपोषी जीव क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, तो ये हो गया बच्चों H2O रूप में लिए जाते हैं। तो ये जो कच्चे पदार्थ हैं, सरल पदार्थ हैं, वो CO2 और जल है जिन्हें लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि ये रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ये सूर्य का प्रकाश H और ये होता है बच्चों CHL यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कर दिए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों वो पौधों को क्या देगा, ऊर्जा, एनर्जी। अगले अनुभाग में हम यह अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है, आगे बात करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, अच्छा अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों वो ऊर्जा देता है। अब ये जो ऊर्जा देगा तो या तो बच्चों ये तुरंत ऊर्जा दे सकता है और या फिर इसे संचित भी किया जा सकता है। भाई जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये क्रिया हमें पता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि दिन में होती है। तो जब दिन है तो पौधे क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को तो तुरंत यूज कर लिया जाएगा और कुछ कार्बोहाइड्रेट को बच्चों संचित कर लिया जाता है। कब के लिए, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, या मैं सीधा कह सकता हूँ कि रात्रि के लिए। किसके लिए रख लेंगे बच्चों, रात्रि के लिए। ठीक, तो हम आगे कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में, मंड को कहते हैं बच्चों स्टार्च। क्या कहते हैं, स्टार्च। मंड को इंग्लिश में स्टार्च, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब ये जो लाइन है बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो संचित भोजन है वो पादप कोशिकाओं में मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लियर बच्चों। अब ये जो स्टार्च हमने रखा है, यानी कि जो भोजन रखा है संचित करके स्टार्च के रूप में, ये जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह जो कार्य करेगा। मतलब ये जो भोजन रखा है बच्चों, ये बाद में किसके रूप में काम करेगा, रक्षित या सुरक्षित या संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, मतलब बाद में एनर्जी देने का काम करेगा, तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। ये जो स्टोर करके रखा है ये बाद में ऊर्जा देगा और आवश्यकता अनुसार ऊर्जा देगा। जितनी पौधे को आवश्यकता होगी उतनी तोड़ के एनर्जी दे देगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है बच्चों, भोजन संचित रूप में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बच्चों ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ये नाम आ गया बच्चों ग्लाइकोजन। तो कुछ नहीं है बच्चों इस पैराग्राफ में हमने ये देखा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का यूज या तो तुरंत कर लिया जाएगा या फिर इसको स्टोर करके रख लिया जाएगा। जब स्टोर करके रख लिया जाएगा तो ये बाद में ऊर्जा देने का काम करेगा। किसके रूप में ऊर्जा संचित करके रखा जाता है, तो बच्चों स्टार्च के रूप में। लेकिन हम जो भोजन खाते हैं, जंतुओं की बात करें तो ये जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। इस पत्ती की संरचना को भी अभी थोड़ी देर में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने अभी रिएक्शन लिखी है ये बच्चों ये रही 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। C6H12O6, यहाँ पर बच्चों ये एरो है, ठीक है। C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। 6O2 + 6H2, ठीक है। यानी कि इस क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन और थोड़ा सा जो जल है वो भी मुक्त होते हैं, प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। ये आपको रिएक्शन याद कर लेनी है। कुछ नहीं है बच्चों, पौधों ने CO2 को लिया प्लस H2O को लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्तियों ने, कोशिकाओं ने, ठीक है, क्या बनाया, C6H12O6 प्लस थोड़ी सी बनी ऑक्सीजन और क्या बना बच्चों, जल। मैं इसको बैलेंस करने के लिए सीधा सीधा आपको याद करने के लिए बोलूँगा। क्या याद करना है बच्चों, 6 12 1 6 6। अब इसे एक को लिखो तो भी ठीक है और अगर नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस करना मैंने सिखा दिया है चैप्टर नंबर 1 में, फिर भी इसको आप रट सकते हो, याद कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है बच्चों, 1 2 3 घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। वो घटनाएं कौन कौन सी आए समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हमें पता है बच्चों क्लोरोफिल चाहिए, तो पहला काम यही है, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करना। पहला चरण मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है बच्चों, इस लेक्चर में मैं किताब पढ़ा रहा हूँ आपको।
सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश की जो ऊर्जा आ रही है बच्चों, उसको रासायनिक केमिकल में चेंज कर दिया जाएगा। तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, चेंज करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि जो जल का अणु है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। इस क्रिया को बच्चों कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, 11th में देंगे इसको नाम प्रकाशीय अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचन। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, पहला हमने क्या देखा, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करना। दूसरा, सौर ऊर्जा जो आ रही है, सूर्य की ऊर्जा H लिख दूँ, उसको केमिकल ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाएगा, चेंज। और इसी के साथ एक और घटना हो जाएगी बच्चों जिसको कहते हैं हम प्रकाशीय अपघटन, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा लिखा है बच्चों, CO2 को चेंज कर दिया जाएगा, अपचयन कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक बच्चों, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। जरूरी नहीं है कि पहला हो गया तो दूसरा हो, दूसरा होने के बाद तीसरा हो। क्योंकि बच्चों होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये दे रखा है कि उदाहरण के लिए जो मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, अब ये देखो मरुस्थलीय पौधों की विशेषता आपने 9th में पढ़ी होगी कि मरुस्थलीय जो पौधे हैं बच्चों, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो रंध्र होते हैं वो एक तो गड्ढे में स्थित होते हैं जिनको अपन संकन स्टोमेटा यानी कि गर्ती रंध्र कहते हैं। दूसरा, इनके रंध्र जो हैं बच्चों वो रात्रि के समय खुलते हैं, यानी कि ये CO2 को कब लेंगे बच्चों, रात के टाइम। तो रात के टाइम लेंगे, लेकिन जब इस CO2 को सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये भोजन बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कब होगी, जब प्रकाश मिलेगा। अब ये क्या करते हैं बच्चों, रात को जो CO2 आएगी उसको सुबह मिलेगी धूप, तो ये इसको यहाँ पर पकड़कर कोई दूसरा प्रोडक्ट यानी कि मध्यस्थ उत्पाद बनाकर इसको रख लेते हैं। तो ये यहीं पर लिखा हुआ है बच्चों कि ये चरण एक के बाद एक हूँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए बात करें तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके जो रंध्र हैं वो रात्रि के समय खुलते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। रात को CO2 को लेंगे और एक नया उत्पाद बना देंगे, मध्यस्थ जिसे कहेंगे, क्योंकि मध्य का इसलिए बोल रहे हैं, एक को लिया दूसरा बना और ये टूटेगा आगे जाके। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो मरुस्थलीय जो पौधे, मान लीजिए ये मरुस्थलीय पौधे हैं, तो इस CO2 को रात को लेंगे और एक पदार्थ बना लेंगे, मान लो A। अब जब इसके पास सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये बाद में अपनी जो क्रिया है यानी कि अंतिम उत्पाद जो इसको बनाना है वो बना देगा। ये मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया है। ठीक, CO2 को कब लेंगे आपको याद रखना है, रात्रि के टाइम। और रात्रि के टाइम CO2 को लेकर क्या बना देंगे, एक उत्पाद बना देंगे जो बीच में बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मध्यस्थ उत्पाद। और जब दिन होगा तो दिन में जो क्लोरोफिल होगा वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके अंतिम उत्पाद बना देगा। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक जो घटक है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से प्रत्येक घटक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, यानी कि हमें अब बच्चों एक बार मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बच्चों ये हमने देखा है कि CO2 लेनी है, H2O लेना है, सूर्य का प्रकाश लेना है और क्लोरोफिल लेना है। तो एक तो बच्चों हमें क्या चाहिए, CO2, दूसरा चाहिए हमें जल, तीसरा चाहिए बच्चों हमारे पास क्लोरोफिल चाहिए बच्चों, और चौथा क्या चाहिए बच्चों, हमें प्रकाश चाहिए। प्रकाश किसका चाहिए बच्चों, सूर्य का। तो हमें अब इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कौन किस रोल, किसके द्वारा कौन सा रोल जो है वो अदा किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं इस पैराग्राफ में। और सबसे पहले हम प्रयास करेंगे बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, पहली जो हम जानकारी लेंगे वो है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा क्लोरोफिल और अब आप बता रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। ये कक्षा 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जैसा कि चित्र 5.1 में है, अभी ऊपर था,
तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यानी कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में बच्चों जो सेंटर में जो पाई जाती है इसको हम कहते हैं बच्चों रिक्तिका। क्या कहते हैं इसको? रिक्तिका। सही बात है, जो कि पादप कोशिकाओं का लगभग 90% एरिया घेरती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं बच्चों, ये बिंदु जैसी संरचनाएं जो पाई जाती हैं, बस इन बिंदु जैसी संरचना को ही हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। क्या कहते हैं बच्चों? हरित लवक। तो कुछ कोशिकाओं में, पादपों में कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। ये हरे रंग की जो संरचनाएं हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट था। इसमें जो मैं बना रहा हूँ, मान लो ये हालांकि इसकी संरचना आपने 9th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं अभी आपको दोबारा समझा दूंगा। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है बच्चों, इसको कहते हैं पर्णहरित। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पर्णहरित, या इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, ये जो संरचना है मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, और इसके अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं होंगी, कहाँ होंगी? 9th में आता है, डिटेल में 11th में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उन संरचनाओं को कह देंगे जो अंदर भरी हुई है क्लोरोफिल। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, उसके द्वारा ये समझाया जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वो क्यों आवश्यक है। उससे पहले मैं आपको इस पत्ती की संरचना को समझा देता हूँ बच्चों, क्योंकि उसने कहा है कि चित्र में देखना है। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक पत्ती नज़र आ रही है, ये पत्ती को काट दिया गया है। ठीक, ये जो बच्चों मध्य में जो एक लाइन होती है इसको हम कहते हैं मध्य सिरा। ठीक, अब इससे जो निकलती हैं बच्चों इनको कहते हैं या तो सिरा कह दीजिए या फिर कह दीजिए पार्श्व सिरा। तो अपनी किताब में क्या लिख रहा है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है सिरा, पार्श्व सिरा मत कहो। ठीक, और ये जो सतह है बच्चों जो हरे रंग की दिखाई देती है इसको हम कह रहे हैं बच्चों पर्णपटल। हालांकि इसको वैसे बच्चों पर्णपटल की जगह हम लिखते हैं इसको पर्णफलक। ठीक है, ये ज़्यादा सही शब्द है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है तो पर्णपटल ही आप याद रखें। अब देखिए बच्चों, इसको जब काटा गया है तो इस पत्ती में आपको दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, एक ऊपर वाली साइड है और एक नीचे वाली। ऊपर वाली जो साइड है बच्चों जो रेड कलर से दिखाई है, ये है फ्लोएम नहीं होता बच्चों, फ्लोएम होता है। ठीक, फ्लोएम, और नीचे जो है बच्चों वो है जाइलम। तो ये तो हो जाएगा बच्चों फ्लोएम, और यहाँ हो जाएगा ये जो वाइट रंग से बनाया है मैंने, ये है जाइलम। और इन दोनों को, फ्लोएम और जाइलम को मिलाकर कहते हैं बच्चों संवहन बंडल या संवहन पूल। ठीक, अब यहाँ की जो संरचना है बच्चों ये वाली, इस संरचना को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और जूम करने पर हम क्या देखते हैं बच्चों? इस संरचना को मैं अगर जूम करूं, कौन सी संरचना को बच्चों? ये वाली संरचना को, तो हम देखते हैं, मैं यहाँ पर एक बार पत्ती आपको बना देता हूँ बच्चों। तो हम देखेंगे बच्चों के ऊपर की ओर कुछ ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। इसके ऊपर एक मोमी आवरण पाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों नीचे भी कुछ कोशिकाएं होंगी, कुछ स्थान पर बच्चों गैप भी मिलेगा। ठीक है, और नीचे भी आपको मोम का जो आवरण है वो दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसी कोशिकाएं बना रहा हूँ, इन कोशिकाओं को कहते हैं बच्चों द्वार कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बच्चों? द्वार कोशिकाएं। ठीक, अच्छा, इनमें वही सबसे ज़्यादा जो स्थान घेरेगी बच्चों पादप कोशिका है, तो ये कौन हो जाएगा? ये अपने पास रिक्तिका हो जाएगा। और ये मान लो मैं हरे रंग की संरचना बनाऊं, तो ये हरे रंग की संरचना कौन हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी हमारे पास हरित लवक। अब इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं जो है बच्चों वो बीच में पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की होती हैं जो लंबी होती हैं, और कुछ नीचे जो पाई जाती हैं वो बच्चों थोड़ी सी गोल होती हैं। ये इस प्रकार की लंबी होती हैं, ठीक है, और नीचे वाली कैसी होती है बच्चों? गोल होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन कोशिकाओं में बच्चों होता क्या है कि सबसे ज़्यादा एरिया तो वही
किसके द्वारा घेरा जाएगा? प्रत्येक कोशिका में ऐसा ही होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा एरिया रेक्टिका के द्वारा। और यहाँ इन कोशिकाओं में बच्चों जो है वो क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डायग्राम, देखिए और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो ऊपर एक लाइनिंग दे रखी है ये वाली, इसके लिए शब्द दिया है बच्चों मोमी क्यूटिकल। सही बात है, मोम जैसी परत होती है इसलिए उसको नाम दे दिया मोमी क्यूटिकल, मोम की बनी है। ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, सबसे बाहर जो लेयर मिलेगी उसको कहेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस। और इसी प्रकार बच्चों जो नीचे मिलती है उसको कहते हैं निचली बाह्य त्वचा। कुछ स्थान पर ये गैप है, ठीक है, और इस गैप पर दो स्पेशल कोशिकाएं बनाई हुई हैं, इनको कहते हैं बच्चों हम द्वार कोशिका या फिर गार्ड सेल्स। दो कोशिकाएं हैं और ये जो बच्चों